एवरीवन, चलिए वेलकम है आपका 70th बीपीएससी। ठीक है, 70th बीपीएससी के साइंस एंड टेक में आज हम लोग साइंस एंड टेक का लेक्चर 2 करेंगे। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। जनवरी से अगस्त तक का हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हमने लेक्चर 12 तक कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और आप एक बात समझिए, उसको हमने 25 लेक्चर में कंप्लीट करने की बातें कही है। ठीक है, अभी हम लोग साइंस एंड टेक देखेंगे और साइंस एंड टेक में लेक्चर 2 है। बाकी और भी टॉपिक्स साइंस एंड टेक में ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके आप देखिए। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है करंट अफेयर्स में। देखो, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स, ठीक है, जीएम क्रॉप्स भी बोलते हैं। जब भी हम किसी भी क्रॉप्स के जीन में एडिट कर देते हैं, ठीक है, जीन में एडिट कर देते हैं और उसको और बेहतर बनाते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स। और जीन क्या होता है? देखो, किसी भी चीज़ का ना एक सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम्स होता है। क्रोमोजोम्स का एक पार्ट को हम क्रोमोजोम्स ऐसा है, उस पार्ट को हम लोग, क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए होता है, उस डीएनए के एक पार्ट को हम लोग जीन बोलते हैं। तो समझ में आया? एक न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होता है, क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के किसी छोटे से पार्ट को हम लोग जीन बोलते हैं। उस जीन को हम कट करके मॉडिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स अल्टरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म डीएनए में चेंज करते हैं, आरएनए में नहीं करते। वहाँ ऑप्शन आरएनए भी दे सकता है। ठीक है, बाय अल्टरिंग एग्जिस्टिंग सेक्शन ऑफ डीएनए और बाय एडिंग न्यू जीन, जिसको हम ट्रांसजीन भी बोलते हैं। न्यू जीन को ध्यान पे रखना, ट्रांसजीन भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, या तो हम अल्टर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐड कर रहे हैं, मतलब अल्टर कट के मतलब कट कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स। ठीक है, अब देखो, जीएम मस्टर्ड ऑप्शन में आपको DMH11 दे देगा, तो क्या समझोगे? पता ही नहीं चलेगा DMH11 क्या है। तो DMH11 है क्या कि इसको हम लोग बोलते हैं, जीएम मस्टर्ड को हम लोग बोलते हैं DMH11। ठीक है, फर्स्ट जीएम फूड क्रॉप डेवलप, ठीक है, फर्स्ट जीएम फूड क्रॉप डेवलप हुआ है। डेवलप किसने करा है? सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, इसने ये डेवलप किया है। DMH11 कैसे बना है? किस चीज़ को क्रॉस करके बना है? क्रॉस मतलब दो चीज़ को लेके क्रॉस करते हैं तब बना है। ठीक है, हम लोग यही मॉडिफिकेशन करते हैं। पहला तो बरूना, नाम याद रखना है। दूसरा ईस्ट यूरोपियन का अर्ली हीरा 2, तो ये दोनों नाम आपको ध्यान पे रखना है, ये पूछ सकता है। DMH11 डायरेक्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, मस्टर्ड क्या है? सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है। सेल्फ पॉलिनेटिंग मतलब होता क्या है ना कि फ्लावर को जब भी रिप्रोडक्शन का होता है ना, तो एक क्या होता है ना, जो आपके जो भी बी वगैरह होता है ना, या फिर वो लोग क्या करता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ले जाता है, लेकिन इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेटिंग है, मतलब इसमें मेल भी पार्ट है, फीमेल भी पार्ट है। जनरली फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं, इसमें मेल पार्ट अलग फ्लावर में होता है, फीमेल अलग में होता है। ठीक है, तो जो भी इंसेक्ट वगैरह या हनी बी वगैरह उसको उठा के वहाँ ले जाता है, फिर वो रिप्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेटिंग लिखा हुआ है। सेल्फ पॉलिनेटिंग का मतलब होता है कि वो खुद के अंदर मेल भी है, फीमेल भी, तो ये भी ध्यान पे रखना है। इंट्रोड्यूस बार्नेस एंड बस्टर जीन, तो ये किसने इंट्रोड्यूस हुआ है? बार्नेस और बस्टर जीन इसके पार्ट्स हैं, फ्रॉम बैसिलियस एमेलिक्यूफिसिन बैक्टीरिया। ठीक है, तो इससे ये जनरेट हुआ। ये नाम बार्नेस और बस्तर याद रखना, ये जीएम मस्टर्ड से रिलेटेड है। नाम ध्यान पे रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में है। ठीक है, जो भी नाम है मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ सो डैट आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीटी देखो ये फर्स्ट जीएम फूड क्रॉप है, जीएम मस्टर्ड फूड जिसको हम खाएंगे। बीटी कॉटन क्या होता है? नॉन फूड होगा ना, तो फर्स्ट नॉन फूड है। ओनली अप्रूव जीएम क्रॉप्स 2002, तो ये पहला ही ऐसा कि अप्रूव हुआ 2002 में। ठीक है, पहला अप्रूव है। इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल ब्लूवर्म डिजीज है। ठीक है, ये उसको हम लोग, जिसके कारण कॉटन में नुकसान होता था, उसको हम कंट्रोल करने के लिए ब्लूवर्म करेंगे। देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है बहुत इंपॉर्टेंट आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट आपका बीटी ब्रिंजल, क्लियरली बाय GECA। GECA क्या? जेनेटिकली इंजीनियरिंग स्पाइरल कमेटी। इसको क्लियर कौन देता है? बीटी ब्रिंजल। देखते हैं किससे बना। ब्रिंजल मतलब बैगन। ठीक है, दो वैरायटी से बना है, एक है जनक, दूसरा BSS 793, ये याद रखना है। और किसके द्वारा ये? बट नॉट ऑन फील्ड ट्रायल। फील्ड ट्रायल नहीं मिला है इसको, लेकिन इसको ये मिल गया कि आप क्या कर सकते हो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हो। कौन देता है? GECA, ये डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट का नाम फुल फॉर्म ध्यान पे रखो। ठीक है, स्टैट्यूटरी कमेटी है, मतलब पार्लियामेंट के
एक्ट के थ्रू बना है अंडर EPA एक्ट ऑफ 1986, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है अप्राइजल एंड प्रपोजल टू रिलीज, ठीक है, ये देता है। नेक्स्ट है आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रिलीज कौन किया? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ध्यान पे रखना, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, NICE, इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और रिलीज कौन किया? MNRE। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है कि जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, वाटर के अंदर स्प्लिट करते हैं, H2O को 2 मॉलिक्यूल में स्प्लिट करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज और प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम बायोमास। तो या तो हम बायोमास से यूज़ करेंगे या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से लेके हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि हम हाइड्रोजन और वाटर को ब्रेक कर देते हैं तो हमें हाइड्रोजन फ्यूल मिल जाता है, उस फ्यूल को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। अंडर दिस मिशन डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाएंगे हम लोग, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट कहाँ पे? गुजरात में। तो पोर्ट वगैरह को हम ग्रीन पोर्ट बनाएंगे, ठीक है। प्रदीप पोर्ट कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। बी चिदम्बरम तमिलनाडु में पोर्ट है। इन सबको हम लोग ग्रीन पोर्ट बनाएंगे, ग्रीन हब बनाएंगे। एक्सपेक्टेड गोल क्या है? 2030 तक है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेबिलिटी को हम लोग 125 गीगावाट करेंगे 2030 तक, डेटा याद रखना है। ग्रीन हाइड्रोजन GS2 मतलब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को हम 5 मिलियन टन को तक करेंगे पर एनम 2030 तक, और 6 लाख जॉब क्रिएट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन में, ठीक है। अब देखो ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ लिया तो कुछ और भी हाइड्रोजन होते हैं। पहला होता है ब्लैक ब्राउन, ठीक है, ब्लैक या ब्राउन या फिर ग्रे हो गया या फिर ब्लू हो गया या फिर ट्रैक्विज हो गया या पिंक हो गया या ग्रीन हो गया। पिंक ध्यान पे रखना, पिंक इलेक्ट्रोलाइसिस से ही होता है, लेकिन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है? सोर्स क्या उसका? न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में हम पिंक हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। प्रोसेस देखो, ब्लैक कहाँ होगा? कोल गैसिफिकेशन में ब्लैक निकलता है, बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। इसको हम सोर्स क्या बोलेंगे? कोल, ठीक है। ग्रे हाइड्रोजन मीथेन रिफॉर्मेशन से निकलता है ग्रे हाइड्रोजन, तो नेचुरल सोर्स, नेचुरल गैस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू हाइड्रोजन, कोल गैसिफिकेशन से ही निकलता है और मीथेन रिफॉर्मेशन से निकलता है ब्लू। तो ब्लू किससे निकलता है? ग्रे, ब्लैक वाला भी सोर्स है, ग्रे वाला भी सोर्स है, देख लो, ठीक है। इसका क्या है? फॉसिल फ्यूल है। ट्रैक्विज क्या किससे होता है? पायरोलाइसिस से होता है। मीथेन इसका सोर्स है। ग्रीन हाइड्रोजन अभी पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइसिस, बायोमास, गैसिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे तो हम फोकस ही कर रहे हैं, 2030 हमारा टारगेट ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फेशियल रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी FRT। नीति आयोग ने रिलीज किया है वाइट पेपर रिस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल ऑन फेशियल रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। फेशियल रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी से मतलब हुआ कि जब भी मान लो हम एयरपोर्ट पे जाएंगे तो हमें सब कुछ दिखाना पड़ता है, तो वहाँ पे फेस रिकग्नाइज होगा, सो डैट कि क्राइम वाले लोग जो है ना वो डिटेक्ट हो सके, या फिर कोई क्राइम करके भाग रहा तो उसको डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है। फेशियल रिकग्नाइजेशन से क्या होगा कि हम एक डेटा क्रिएट कर पाएंगे किसका ट्रेवलिंग क्या है, ठीक है। FRT क्या है? इट इज़ एन AI सिस्टम है। FRT मतलब फेशियल रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी AI सिस्टम है विच अलाउ आइडेंटिफिकेशन ऑन और वेरिफिकेशन ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन ए सर्टेन इमेज और वीडियो डाटा यूजिंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम। तो इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। क्या क्या यूज़ करेंगे? देखो, हम लोग इमेज या वीडियो यूज़ करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ ए पर्सन करेंगे बेस्ड ऑन ए सर्टेन इमेज एंड वीडियो डाटा यूजिंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम। तो इस एल्गोरिदम को हम लोग यूज़ करेंगे। FRT का 2 पर्पस है। पहला पर्पस है वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, इसे आदमी को हम वेरीफाई करेंगे बाय फेशियल मैप, ठीक है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी यूज फॉर मास मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस वगैरह करेंगे, ये तो जरूरी है, ठीक है। देखो इसका एप्लीकेशन क्या, ये एग्जाम में पूछ सकता है। यूपी त्रिनेत्रा मतलब आइडेंटिफाई क्रिमिनल। तो यूपी जो है ना, यूपी उत्तर प्रदेश ने त्रिनेत्रा प्रोग्राम निकाला जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं क्रिमिनल्स को। तेलंगाना का दर्पण जो है ना, हम आइडेंटिफाई करते हैं मिसिंग चिल्ड्रेंस को, चिल्ड्रेन जो मिस हो रहा है इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। चाइना का स्काईनेट प्रोजेक्ट भी इसी से रिलेटेड है। और कनाडा का फेसेज ऑन मूव फॉर इमिग्रेशन मतलब जब भी जाते हैं ना दूसरे कंट्री में तो हमारा इमिग्रेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कनाडा में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD प्रोग्राम, ठीक है। सेक्शन कब हुआ था? सेक्शन हुआ था 2000 ईस्वी में। किसका पार्ट है? प्रोग्राम है DRDO का प्रोग्राम है। फेज 2 चल रहा है अभी BMD सिस्टम का, ठीक है। BMD सिस्टम 6 टू डिफाइन द अगेंस्ट द एरियल अटैक जो होता है ना उसके अगेंस्ट है, लाइक ड्रोन हो गया, फाइटर जेट्स हो गया, मिसाइल हो गया, लॉन्चिंग इंसेप्टर्स हो गया, वर्ल्ड हिट इनकमिंग मिसाइल डिस्ट्रॉय देम टू ऑन इम्पैक्ट। देखो ये करता क्या ना, इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्या करता है, कोई भी बाहर का थ्रेट होगा ना, जैसे ड्रोन हो गया या फिर फाइटर जेट हो गया या मिसाइल हो गया या फिर लॉन्चिंग इंटरसेप्टर वुड हिट द इनकमिंग मिसाइल को भी ये सब क्या करता है, इंटरसेप्ट कर लेता, सो डैट ये हमारा चीज़ें सेफ रहे। ये होता है BMD। अदर मिसाइल सिस्टम क्या है, जैसे USA का THAAD है,
पेट्रोइट है, इजराइल का आयरन डोम है, बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल का आयरन डोम। अब ये ईरान ने अटैक किया ना तो इजराइल का आयरन डोम इजराइल को बचा लिया। तो ऐसे इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्या करेगा, इंडिया को एक तरफ से कवर कर देगा, ठीक है, सो दैट कोई भी मिसाइल आएगा तो इंडिया बचा लेगा अपने आप को, ठीक है। देखो क्या डिफरेंस होता है क्रूज मिसाइल में और बैलिस्टिक मिसाइल में। देखो दो तरह का मिसाइल होता है, एक होता है क्रूज मिसाइल, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। आपके जितने भी ब्रह्मास मिसाइल है ना, ब्रह्मास वगैरह सारे क्रूज मिसाइल है, और पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, इस तरह के मिसाइल जो भी आपको दिखेंगे, जैसे अग्नि प्राइम आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, तो ये सारे मिसाइल कौन है, बैलिस्टिक मिसाइल है। तो देखो क्रूज मिसाइल अर्थ के थोड़ा बहुत नीचे से ट्रेवल करता है, ठीक है, और बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा ये बनाता है, ठीक है, हाफ सर्कल बनाता है, ठीक है, पैराबोला शेप बनाता है, पैराबोला शेप ध्यान पे रखना, पैराबोला शेप बनाता है, तो इस चीज़ को ध्यान पे आपको रखना है। देखो पावर्ड बाय द जेट इंजन्स फॉर कंटिन्यूस फ्लाइट, तो क्रूज मिसाइल जेट इंजन का कंटिन्यूस फ्लाइट है, ये पावर फॉर इनिशियल बूस्ट पे, इसको इनिशियल बूस्ट दिया जाता है, बाद में ये ग्रेविटी के तौर पे मूव कर जाता है, ठीक है। इसका शॉर्ट टर्न रेंज है, इसका लॉन्गर रेंज है। देखो ना यहाँ से छोड़ोगे जहाँ छोड़ना है पूरा लॉन्ग रेंज होगा, किसका, बैलिस्टिक का, लेकिन ये लो एल्टीट्यूड पे ये फ्लो करते हैं, सब पूछेगा एग्जाम में। देखो लो एल्टीट्यूड है, ये हाई एल्टीट्यूड है, ठीक है, बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी है इसका। कैरी स्मॉलर वॉर हेड, बहुत कम वॉर हेड होता है इसमें, छोटा सा वॉर हेड को ले जाएगा। वॉर हेड जो मतलब ऐसा वीपन, मतलब मिसाइल जो ले जाएगा नहीं, छोटा मिसाइल ले जाएगा, लेकिन ये बैलिस्टिक क्या ले जाएगा, लार्जर पेलोड। पेलोड मतलब जो मिसाइल को छोड़ना है, ठीक है, रॉकेट को छोड़ना है। हार्डर टू डिटेक्ट, बहुत हार्ड है इसको डिटेक्ट करना, ईजियर टू डिटेक्ट, इतना हाइट पे जा रहा है डिटेक्ट करना बहुत आसान है, ठीक है, बट हार्डर टू इंटरसेप्ट, लेकिन इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। डिटेक्ट करना ईजी है लेकिन इंटरसेप्ट नहीं किया जाता, बट ईजियर टू इंटरसेप्ट। देखो अगर इसको इंटरसेप्ट कर लिया ना, ये इसको इंटरसेप्ट करना टफ है, लेकिन अगर इसको इंटरसेप्ट कर लिया, सॉरी डिटेक्ट करना टफ है, तो अगर डिटेक्ट कर लिया क्रूज मिसाइल को तो इंटरसेप्ट भी कर लेगा, इंटरसेप्ट मतलब ख़त्म भी कर देगा। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल का क्या है ना कि बहुत जल्दी इसको डिटेक्ट कर लिया जा सकता है, लेकिन इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, इसको नीचे नहीं गिराया जा सकता है दूसरे कंट्री के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायो सर्फेकेंट। अब ऐसा टर्म्स है ना सर, बायो सर्फेकेंट, ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछेगा। कैन बी प्रोड्यूस बाय ग्रीन सब्सट्रैट्स फ्रॉम एग्रो इंडस्ट्री वेस्ट, जो एग्रीकल्चर का वेस्ट इंडस्ट्री है ना, उससे हम लोग बायो सर्फेकेंट्स बनाएंगे। देखो सर्फेकेटेंट्स क्या होता है, सर्फेकेंट सरफेस एक्टिव एजेंट्स इज अ सरफेस दैट व्हेन एडेड टू द लिक्विड रिड्यूसेस इज सरफेंटेशन। ये होता है क्या ना, ये ऐसा सब्सटेंस है ना, जब हम लिक्विड में ऐड करेंगे ना, लिक्विड में ऐड करेंगे तो लिक्विड का सरफेस टेंशन को कम कर देगा, ठीक है, सरफेस टेंशन को कम कर देगा। जब हम डिटर्जेंट डालते हैं ना, डिटर्जेंट कपड़ा धोते समय जब सर्फ डालते हैं, वो क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम कर देता है, सो डैट हमारा कपड़ा आसानी से धुल जाता है, ठीक है, देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स स्प्रेडिंग एंड वेटिंग प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट किसका एग्जाम्पल है, सर्फेकेंट्स का। क्या करता है डिटर्जेंट, सरफेस टेंशन को कम कर देता है, ध्यान पे रखना है। बायो सर्फेकेंट्स क्या होता है, एक्टिव कंपाउंड दैट आर प्रोड्यूस एट माइक्रोबियल सेल सरफेस और एक्सक्रेटेड एंड रिड्यूस सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। तो ये किससे बनता है, जो बायो लग गया ना, बायो लग गया, इसका मतलब ये क्या है, माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर से हम लोग सेल सरफेस से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब निकालते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, किससे प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया से, ईस्ट से और फिलामेंटस फंगी से होता है। तो तीन चीज़ से होता है, बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगी, तीनों चीज़ को याद रखोगे, ठीक है। माइक्रोबियल सर्फेकेंट एडवांटेज क्या, और सिंथेटिक, तो सिंथेटिक भी हमारे पास सर्फेकेंट है, लेकिन जो बायो है ना, वो जो बायो है वो क्या है, हमारा नेचुरली हम बना रहे, ईस्ट वगैरह से बना रहे, बैक्टीरिया से बना रहे, ठीक है। तो लो टॉक्सिसिटी होगा, मतलब उसमें केमिकल्स कम होगा, हाई बायोडिग्रेडेबिलिटी होगा, मतलब इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा। रिमेन्स एक्टिव एट एक्सट्रीम पीएच, पीएच मतलब होता है एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया, उसमें भी एक्टिव रहेगा, और सैलिनिटी भी होगा, तो ये ज़्यादा अच्छा ना। सिंथेटिक क्या होगा, सिंथेटिक क्या होगा, टॉक्सिक होगा, हम यूज़ करेंगे तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा। एप्लीकेशंस क्या है, इन्वायरमेंटल बायोरिमेडिएशन में हम लोग यूज़ करेंगे, बायोरिमेडिएशन आपको बताते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ करेंगे बायो सर्फेकेंट का। एप्लीकेशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोरिमेडिएशन क्या होता है, क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल साइट। इन्वायरमेंटल साइट को अगर हम क्लीन कर रहे ना, किससे, केमिकल पॉल्यूटेंट बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड हैजार्डस मटेरियल इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अगर हम लोग क्या करें ना, इन्वायरमेंटल साइट को अगर कंटामिनेटेड है, मतलब वो पॉल्यूटेड है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग
कम हैजार्डस कर रहे हैं, ठीक है, लेस टॉक्सिक बना रहे हैं, मतलब बायोरेमेडिएशन मतलब इन्वायरमेंट को हम लोग क्लीन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बायोरेमेडिएशन, ठीक है। हाईफ्लिक लिमिट क्या है, जो लेनॉर्ड हाईफ्लिक थे ना, अभी जस्ट मरे हैं, तो उन्होंने एक चीज़ बताया था कि ह्यूमन का जो है ना एज 125 साल हो सकता है, उसके बाद आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी डाइट फॉलो कर लो, मेडिकली फिट हो जाओ, आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो एज को। तो यही हाईफाई लिमिट था। तो आपसे पूछ सकता है हाईफ्लिक लिमिट किससे रिलेटेड था, तो एजिंग से रिलेटेड था। एजिंग मतलब कौन कितना दिन जिएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजिंग से रिलेटेड है। डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ क्रोमोजोनल्स और टेलीमोर्स, तो किस पे डिपेंड करता है, हाईफ्लिक लिमिट बोला था, किसी का एज डिपेंड करता है क्रोमोजोनल और टेलीमोर्स में डिपेंड करता है। टेलोमेरिस क्या होता है, रीजन ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए जो बार बार डीएनए बन रहा है, सीक्वेंसेस एट द एंड ऑफ क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स के एंड में कितना रिपीटेड डीएनए बन रहा है, तो क्रोमोजोम्स का ही पार्टनर डीएनए होता है, उस तो क्रोमोजोम्स के एंड में कितना डीएनए बनना है उस पर डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्पेन कितना होगा, ठीक है। WHO डिक्लेयर क्या किया, मंकी पॉक्स को PHEIC डिक्लेयर कर दिया। PHEIC मतलब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, तो ये इंटरनेशनल कंसर्न कर दिया है, सो दैट कि मंकी पॉक्स अभी भी न्यूज़ में चल रहा है। तो एम पॉक्स जो है ना, आउटब्रेक सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ कॉन्गो में हुआ था। कहाँ पे, ये साउथ अफ्रीका कंट्री है, और आउटसाइड अफ्रीका भी हुआ था। डिक्लेयर एज अ ग्लोबल फीक फॉर सेकेंड टाइम फॉर इन 2 ईयर, 2 साल में WHO ने इसको 2 बार पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया, ठीक है। एम पॉक्स देखते हैं क्या, ये वायरल इलनेस है, वायरस से होता है, कॉज बाय मंकी पॉक्स वायरस से होता है, और स्पेसीज ऑफ जीनस ऑफ ऑर्थोपॉक्स वायरस, तो ये ध्यान पे रखना किस स्पेसीज का जीनस है ये, तो ऑर्थोपॉक्स वायरस का है। फर्स्ट डिटेक्ट कहाँ हुआ था, ह्यूमन में 1970 में यहीं पे हुआ था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हुआ था, ठीक है। तो ध्यान पे ये भी रखना आप। स्प्रीड भाया क्लोज कॉन्टैक्ट से ये क्या करता है, स्प्रीड होता है, फैलता है, ठीक है। सेरो सर्वे क्या किससे रिलेटेड है, सेरो सर्वे आपको एमपॉक्स से रिलेटेड है। तो इंडिया का जो ICMR है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने क्या किया लास्ट साल में, एक्सपोजर कितना हो सकता है, कितना एमपॉक्स इंडिया में फैल सकता है ना, उसको रिस्क पॉपुलेशन के अंदर कितना फैल सकता है, उसके लिए क्या करा, एक सर्वे किया जिसको हम लोग सेरो सर्वे बोलते हैं, ठीक है। टू एस्टिमेट द प्रिवलेंस ऑफ IgG antibodies against an infectious pathogen and indicator of exposure to a pathogen, तो ये पता किया कि एस्टिमेट किया कि जो हमारा जो एंटीबॉडीज़ है ना, ठीक है, वो इस एम पॉक्स पे कितना कारगर है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा सेरो सर्विस किससे रिलेटेड है, तो मंकी पॉक्स से रिलेटेड है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। तो ये 2 चीज़ आप ध्यान पे जरूर रखोगे। नेक्स्ट आपका है डेंगू जो है ना, इंडिजीनियस टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन जो है ना, डेंगीऑल जो है ना, आपसे पूछ सकता है डेंगीऑल किससे रिलेटेड है, तो इंडिजीनियस टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है, ठीक है। हैज़ प्रोसीडेड टुवर्ड्स द फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल, तो किसी भी मेडिसिन को लाने से पहले ना 3-4 फेज होता है, तो फेज़ 3 में ये चल रहा है। ट्रायल कौन कर रहा है, ICMR कौन हुआ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और पेंसिया बायोटेक ये कंपनी है, दोनों मिलकर किया जा रहा है, ठीक है। डेंगू जो है ना, वो क्या ब्रेक बॉर्न फीवर है, ध्यान पे रखना, ब्रेक बॉर्न फीवर है ये, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन है, ट्रांसमिट विद द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल, किस फीमेल के काटने से होता है, एडिस मॉस्किटोज के काटने से डेंगू होता है। इसी मॉस्किटो के काटने से और क्या क्या होता है, चिकनगुनिया होता है और जीका होता है, ध्यान पे रखना, चिकनगुनिया जीका भी इसी के काटने से होता है। फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कहाँ फाउंड होता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में फाउंड होता है। वर्ल्ड वाइड मोस्टली इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया, तो कहाँ मेनली शहरों क्षेत्र में या मध्य शहरों क्षेत्र में ही ये चीज़ें होता है। सीवियर डेंगू हेमोग्राफिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम, 2 चीज़ होता है, या तो डेंगू हेमोग्राफिक फीवर हो जाएगा आपको, या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। नो एंटीवायरल ट्रीटमेंट, अभी तक कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, और लाइसेंस वैक्सीन अगेंस्ट द डेंगू इन इंडिया, कोई लाइसेंस वैक्सीन भी इंडिया में इसके लिए नहीं है। तो आई होप कि ये 18 से 20 मिनट का लेक्चर में आपको बहुत कुछ मिला, ठीक है। शुरुआत के जो टर्म्स है आपको समझने का जरूर कोशिश करना, मैंने बहुत कोशिश करा। मैंने एप्लीकेशन भी बता दिया कि एग्जाम में अगर एप्लीकेशन पूछेगा तो वो भी आप अच्छे से बता सको। थैंक यू एवरीवन।